अस्सलाम डियर एस्पायरेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं अरिस्टोटल। तो अरिस्टोटल के पहले हम देखेंगे बायोग्राफी और फिर उसके बाद हम देखेंगे इन्होंने कॉन्सेप्ट कौन सा दिया, इन्होंने थ्योरी कौन सी दी। अच्छा, तो अरिस्टोटल जो है इनका ईरा है 384 से 322 BC। ये ग्रीक फिलासफर एंड साइंटिस्ट थे। अच्छा, साइंटिस्ट यहाँ पर मैंने इंटेंशनली लिखा है, सिर्फ फिलासफर भी लिखा जा सकता था, साइंटिस्ट इसलिए लिखा है क्योंकि इन्होंने जो आगे स्टेट का कंसेप्ट दिया है या इनकी जो टोटल जो फिलॉसफी है वो साइंटिफिक बेस्ड है। वो आइडियलिज्म पे वो नहीं है, वो है रियलिज्म पे। यूँ कह लें कि ये एक्चुअलिस्ट थे, ये आइडियलिस्ट नहीं थे। इनके जो फादर थे वो फिजिशियन थे। तो आपको पता है कि जैसे जो फिजिशियन होते हैं या डॉक्टर होते हैं या जो साइंस होती है वो किस चीज़ पे बेस करती है, वो ऑब्जर्वेशन पे बेस करती है। फिर उसके बाद हम थ्योरी देते हैं, अब ऑब्जर्वेशन पहले कंप्लीट करते हैं, एक पूरा एक प्रोसेस होता है, साइंटिफिक मेथड होता है। तो इसकी सारी फिलॉसफी क्या है, साइंटिफिक मेथड पे बेस है। और ये एक्चुअलिस्ट हैं, ये आइडियलिस्ट नहीं है। प्लेटो जो थे वो आइडियलिस्ट थे, उन्होंने आइडियल स्टेट का कंसेप्ट दिया। इधर वो एग्जिस्ट करती है या नहीं एग्जिस्ट करती, लेकिन उन्होंने उसका कंसेप्ट दिया आइडियल स्टेट का। लेकिन अरिस्टोटल जो है ये इस तरह से चीज़ों को आइडियलाइज नहीं करते कि इस तरह से होनी चाहिए। ये इस तरह से बात करते हैं जो चीज़ एग्जिस्ट करती है उस पे। और साइंस हमेशा रियलिटी को मानती है, वो एक्सपीरियंस को मानती है, जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं उसको देखती है। इसलिए क्योंकि एक तो इनके फादर फिजिशियन थे और दूसरा ये खुद भी साइंटिस्ट थे, तो इनकी जो अप्रोच है वो साइंटिफिक मेथड पे। तो दूसरी बात आपने इसमें ये याद रखनी है कि जैसे प्लेटो ने अपना जो स्कूल बनाया था, जो अकेडमी बनाया, उसका नाम ही अकेडमी रख दिया था। जो उन्होंने इंस्टीट्यूशन बनाया था उसका नाम क्या रखा था, अकेडमी। इन्होंने जो बनाया अपना इंस्टीट्यूशन 335 में, और उसका नाम क्या था, लाइसियम। जिस तरह से हमने प्लेटो के वर्क देखे कि उसके कौन से वर्क थे, जैसे उनकी रिपब्लिक्स थी, इसी तरह से इनके वर्क्स में आता है पॉलिटिक्स। इन्होंने बुक लिखी पॉलिटिक्स, मेटाफिजिक्स, पोइटिक्स एंड एक तो आपने मजीद और देख लेनी है। ये प्लेटो के शागिर्द तो थे ही थे, लेकिन ये क्रिटिक भी थे प्लेटो के। इन्होंने उनके एजुकेशन पे, प्रॉपर्टी पे और फैमिली वाला जो उन्होंने कंसेप्ट दिया था, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली, उस पर इन्होंने क्रिटिक किया कि एजुकेशन, जिस तरह से हमने कल भी बात की कि फिलोसफर किंग, सिर्फ फिलोसफर किंग के लिए तो एजुकेशन नहीं है ना, जो लोअर क्लास है या मिडिल क्लास है उसके लिए इन्होंने एजुकेशन को प्लेटो ने इग्नोर किया। ये उस पर क्रिटिक है। अच्छा, जहाँ तक के बाद कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी की, कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी का इस तरह से है कि प्लेटो ने कहा कि जो आपकी गार्डियन क्लास होगी वो किसी किस्म की कोई प्रॉपर्टी अपने पास नहीं रखेंगी, उनको सारा कुछ कौन प्रोवाइड करेगी, स्टेट प्रोवाइड करेगी। ठीक है, लेकिन अरिस्टोटल ने कहा कि आप जो है प्रॉपर्टी दें उनको, लेकिन लिमिटेड प्रॉपर्टी का कंसेप्ट दिया कि ठीक है आप प्रॉपर्टी रखने का हक दें लेकिन लिमिटेड प्रॉपर्टी। दूसरी बात आ जाती है कम्युनिज्म ऑफ फैमिली। ये जो कंसेप्ट था प्लेटो का, ये इम्पॉसिबल सा है और सुनने में भी अजीब सा है कि इससे क्या होगा, इससे जो ओल्ड एज मैरिज इंस्टीट्यूशन है उसको एक तो ये कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि इन्होंने ये कहा था कि आप एक वाइफ नहीं रख सकते, मल्टीपल वाइफ्स होंगी, और वो भी कौन सी होंगी, जो कॉम्पिटेंट होंगी, जिनमें कुछ क्वालिटीज़ होंगी, तो फिर वही एक सूटेबल, जो फिलासफर किंग एक सूटेबल फीमेल से या वाइफ से मीटिंग करेगा और सूटेबल जो है उनके ऑफस्प्रिंग पैदा होंगे, वो कॉम्पिटेंट होंगे। और जो क्योंकि वो दोनों फिलासफर किंग होगा और उधर से एक कॉम्पिटेंट उसकी वाइफ होगी, तो फिर एक कॉम्पिटेंट जो है ऑफस्प्रिंग पैदा होगा। तो अरिस्टोटल ये कहते हैं कि कम्युनिज्म ऑफ वाइफ जो है ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि अ चाइल्ड ऑफ ऑल, मदर ऑफ ऑल जो है, एक तो उसको फादर का लव नहीं मिलेगा, मदर का इस तरह से नहीं मिलेगा, तो वो अजीब हो जाएगा। ठीक है, इससे और दूसरी बात ये है कि ऑब्वियसली इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल के मेकिंग अ फैमिली ऑफ अ होल स्टेट इज इम्पॉसिबल। तो ये तो था जी क्रिटिक, इसका हमने थोड़ा सा पढ़ा। नेक्स्ट बात जो इसमें ये है कि इसने एनेटमी हमें बताई बिटवीन इंडिविजुअल एंड स्टेट। ये क्या है इंडिविजुअल, हम जैसे इंसान हैं, हमारे अंदर बहुत सारे सिस्टम हैं, जैसे फिजिकल सिस्टम है, जैसे कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है, और ये सारे सिस्टम मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं। तो एक इंडिविजुअल के लिए ये सारे सिस्टम इम्पॉर्टेंट है। इसी तरह से स्टेट के लिए भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशन इम्पॉर्टेंट हैं, जो वो तमाम इंस्टीट्यूशन मिलके क्या बनाते हैं, स्टेट बनाते हैं। जिस तरह से हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, ये जितने भी सिस्टम है ये सारे मिलके एक इंडिविजुअल बनाते हैं और इंडिविजुअल के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं।
इसी तरह से जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं वो एक स्टेट के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं और वो सब मिलके क्या बनाते हैं, एक स्टेट बनाते हैं। इन्होंने ह्यूमन नेचर के बारे में बात की और कि एक स्टेट जो है वो ह्यूमन नेचर पे डिपेंड करती है। ह्यूमन नेचर क्या है, फिर इन्होंने ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट का कंसेप्ट दिया। एक ऑर्गेनिक कंसेप्ट ऑफ स्टेट यही है कि जिस तरह से इंडिविजुअल्स में एक प्रॉपर सिस्टम होता है, इसी तरह से स्टेट का भी एक प्रॉपर सिस्टम होता है। और ये जो स्टेट डिपेंड किस पे करती है, ह्यूमन नेचर पे, ह्यूमन इंडिविजुअल्स पे डिपेंड कर रही होती है ना स्टेट। तो ह्यूमन नेचर का कंसेप्ट इस तरह से देते हैं कि ह्यूमन नेचर जो है वो इंसान की बहुत कोऑपरेटिव है, कि इंसान जो है ना वो रैशनल बीइंग है, कि इंसान के अंदर जो है वो क्या है, रीज़न है। एक इंसान रीज़न पे अपना कोई डिसीजन करता है, एक इंसान रैशनल बीइंग है, कोऑपरेटिव है। इसने ह्यूमन नेचर इस तरह से डिस्क्राइब की है। फिर हम देखते हैं अब इसकी एवोल्यूशन ऑफ स्टेट, कि एक स्टेट जो है उसकी एवोल्यूशन किस तरह से हुई, एक स्टेट किस तरह से एवोल्यूट हो गई। वो इस तरह से कि सबसे पहले हमारी होती हैं फैमिलीज़, इंडिविजुअल मिलके फैमिलीज़ बनाते हैं। जैसे हम अलग-अलग फैमिलीज़ हैं, तो वो जब फैमिलीज़ हैं वो जब उनको और गैदर कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, विलेज। फिर विलेज मिलके क्या बनाते हैं, एक सिटी बना देते हैं या सिटी स्टेट बना देते हैं। उस वक्त तो सिटी स्टेट के कंसेप्ट था। तो इस तरह से स्टेट की एवोल्यूशन होती है। नेक्स्ट इसका जो कॉन्सेप्ट है वो है जी, हम इसमें देखते हैं कि इसका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कंसेप्ट है। नेक्स्ट जो इसका कंसेप्ट आता है वो आता है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का। डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हमने जैसे कि प्लाटो का जो जस्टिस सिस्टम पढ़ा है वो अगर आप याद करें कि वो क्या होता है, वो ये होता है कि जो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन हमने की थी, कि जैसे हमने वर्कर्स की एक क्लास बना दी थी, फिर उसके बाद हमने एडमिनिस्ट्रेटिव और जो वॉरियर्स थे उनकी बना दी थी, फिर एंड पे जो हमने बनाए थे वो फिलोसफर किंग, और इस तरह से लास्ट में बन गया था वो फिलोसफर किंग। तो ये थे उसका कि अगर ये तीनों क्लासेस एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करती हैं और अपने अपने डिपार्टमेंट्स में या अपनी अपनी हद में सर्व करती रहती हैं और एक दूसरे में इंटरफेयर नहीं करती हैं, तो ये क्या है, जस्टिस है। इस तरह से स्टेट में क्या रहेगा, जस्टिस रहेगा, अगर हर क्लास अपने ही हद में काम करेगी। तो लेकिन अरिस्टोटल का जो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस सिस्टम है वो क्या है, अरिस्टोटल ये कहते हैं कि जब कोई इंडिविजुअल एक स्टेट को सर्व करता है और स्टेट उन्हें पे बैक करे या उनको रिवॉर्ड दे, और जो कुछ भी उसने सर्व किया उसके लिए स्टेट जो है उनको कंपनसेट करे, लाइक उनको सैलरी दे, उनको रिवॉर्ड दे उनको, और अगर जिसने नहीं किया तो उनको पनिश करे। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। वो कहते हैं कि अगर एक इंडिविजुअल स्टेट को सर्व कर रहा है और स्टेट उसे जो है पे बैक नहीं कर रही, स्टेट उसे कोई रिवॉर्ड नहीं दे रही, स्टेट उसे कोई रिवॉर्ड नहीं दे रही, तो वो क्या होगा, वो जस्ट नहीं होगा, तो उस स्टेट में जस्टिस नहीं होगा। तो ये था इसका डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस का कॉन्सेप्ट। फिर आता है जी स्लेवरी। जो अरिस्टोटल हैं वो कहते हैं कि वो स्लेवरी को सपोर्ट करते हैं। उसके नज़दीक स्लेवरी दो काइंड्स की है। स्लेवरी वैसे तो बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं की जा सकती किसी भी सूरत में, लेकिन अरिस्टोटल ने इसको सपोर्ट किया है। अरिस्टोटल के नज़दीक इसकी दो काइंड्स हैं, एक होते हैं स्लेव बाय लॉ और एक होते हैं बाय नेचर। जो बाय लॉ स्लेव्स होते हैं वो कौन से होते हैं, जो प्रिजनर ऑफ वॉर्स होते हैं। जब दो कंट्रीज या दो स्टेट आपस में लड़ती हैं तो जो स्टेट हार जाती है उसके जो कैदी वो बना लेते हैं, जो विक्ट्रियस स्टेट होती हैं, तो प्रिजनर्स बाय अ विक्ट्रियस स्टेट, तो वो उसके बन जाते हैं प्रिजनर ऑफ वॉर। तो वो उनको जैसे मर्जी बाद में टर्म्स एंड कंडीशन पे उनको रिलीज़ कर दें या ना करें, वो उनके अलग लॉज हैं। तो ये तो हो गए बाय लॉ। एक फिर वो कहते हैं कि दूसरे स्लेव्स होते हैं बाय नेचर। बाय नेचर कैसे होते हैं, बाय नेचर ऐसे कि एक इंडिविजुअल जो है उसमें क्या होना चाहिए, उसमें रीजनिंग होनी चाहिए, उसमें सोचने समझने की सलाहियत होनी चाहिए, उसके फिजिकल बॉडी तो के साथ साथ उसकी यहाँ पे उसको रैशनल भी होना चाहिए, उसमें रीजनिंग भी होना चाहिए, ठीक है, कि वो कम्पिटेंट भी हों। तो जो एक इंसान जो फिजिकली भी फिट है और फिर वो कम्पिटेंट भी है, उसमें रीजनिंग भी है, उसमें वो सोच सकता है, वो रैशनल है, वो मतलब उसको राइट रॉन्ग का डिफरेंस पता है, तो वो क्या होगा, उसको वो कहेंगे कि वो स्लेव नहीं है, वो सिटीजन होंगे। और दूसरे स्लेव्स कौन से होंगे, वो जो मेंटली रिटार्डेड है, सपोज लाइक उनमें रीजनिंग नहीं, उनमें सोचने समझने की सलाहियत उस तरह से नहीं है जैसे नॉर्मल ह्यूमन बींग में होती है। फिजिकली तो वो फिट है
लेकिन उनमें सोचने समझने की सलाहियत उस तरह से नहीं है जैसे दूसरे नॉर्मल इंसानों में होती है, तो वो उनको भी क्या ट्रीट करते हैं, स्लेव्स। अच्छा, आपने ये याद यहाँ रखना है कि अरिस्टोटल की फिलॉसफी में जो स्लेव्स हैं वो कमोडिटीज हैं, वो इनको एज इंडिविजुअल ट्रीट नहीं करता है, इनको एज अ कमोडिटीज ट्रीट करता है। कमोडिटीज क्या होती हैं? कमोडिटीज को हम सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, उनको आगे से आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो स्लेव्स भी ऐसे ही, उसके नज़दीक स्लेव्स को भी जो आपने स्लेव बना लिए उनको आप सेल करो, फिर उनको परचेज भी करो, उनको आगे ट्रांसफर कर लो। तो ये है, मतलब आपने स्लेव्स को एज अ कमोडिटी ट्रीट करना है। तो ये होते हैं स्लेव्स बाय नेचर। अब ये दूसरी बात ये आपने याद रखनी है कि स्लेव्स कमोडिटी हैं तो वो सिटीजन्स नहीं होंगे। स्लेव्स कभी भी स्टेट के सिटीजन्स नहीं काउंट होंगे। तो अच्छा, अब जब ये स्लेव अपने मास्टर के पास रहते हैं तो अगर वो मास्टर के पास रह के कुछ सीखते हैं, अंडरस्टैंड करते रहते हैं मतलब चीज़ों को, और वो अपने मास्टर की जितने जो उसकी इंटेलिजेंस है उससे फ़ायदा उठाते हैं, उसे लर्न करते हैं, और उनका आईक्यू लेवल या उनकी उनमें पैदा हो जाती है कि रीजनिंग और सोचने समझने की सलाहियत एक ठीक पैदा हो जाती है। तो अगर तो वो कुछ सीखते हैं और उनका एक कॉम्पिटेंट वो बन जाते हैं तो वो फिर सिटीजन बन जाएंगे, फिर उनको फ्री किया जा सकता है और फिर वो क्या बन जाएंगे, सिटीजन बन जाएंगे एक स्टेट के। तो ये तो उनके अपने फ़ायदे के लिए हो गया ना, कि इंडिविजुअल्स का, उन स्लेव्स का अपना फ़ायदा हो गया कि अगर वो अपने मास्टर से कुछ लर्न कर रहे हैं और वो बाद में फ्री हो गए हैं तो ये तो उनका अपना फ़ायदा हो गया। दूसरा, वो कहते हैं कि स्टेट को ये जो बाय नेचर स्लेव्स होंगे ये स्टेट को क्या फ़ायदा दे सकते हैं। देखें, आपका एक मास्टर है और उसके पास वो इतना ज़्यादा वर्कलोड है, वो इतना ज़्यादा गेज है कि वो कोई काम और नहीं कर सकता, मतलब अपने रूटीन के जो मैटर्स होते हैं, जैसे आप कह लो कि छोटे मोटे या उसको असिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है, तो वो असिस्टेंस कहाँ से लेगा, वो स्लेव से लेगा। अगर तो वो स्लेव अपने पास रखता है तो उस स्लेव्स जो आपने रखे होंगे वो आपके सारे काम वो करे होंगे, तो आप अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूज़ कर सकते हो किसी बड़े मकसद के लिए, अपनी फिलॉसफी देने के लिए, पढ़ने के लिए। एक तो ये इनका अपना गेन होगा कि अगर ये लर्न कर लेते हैं मास्टर से और फिर बाद में फ्री हो जाते हैं और उनको सिटीजनशिप मिल जाती है, तो एक तो इनका अपना फ़ायदा होगा। ये अपने मास्टर का कैसे, ये एक स्टेट का फ़ायदा कैसे कर सकते हैं, वो इस तरह से कर सकते हैं कि मास्टर के पास अगर टाइम नहीं है अपनी छोटे मोटे काम करने का या डेली रूटीन के काम करने का जो उसके, तो वो जो स्लेव कर सकते हैं तो वो तो करेंगे स्लेव, और फिर वो टाइम एक मास्टर का जो बच जाएगा वो उसको प्रोडक्टिवली यूज़ करेगा अपने दूसरे कामों के लिए। वो रीडिंग में यूज़ कर ले, वो आगे कोई फिलॉसफी पढ़ने के लिए यूज़ कर ले, या जितने भी प्रोडक्टिव काम है स्टेट के जो मैटर्स होंगे उनको देखने के लिए वो अपना प्रोडक्टिवली टाइम यूज़ कर सकता है। तो ये इस तरह से स्लेव हेल्प करेंगे किसमें, स्टेट के बेनिफिट में। जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है इसका कंसेप्ट वो है कि इसने डिफरेंट स्टेट्स को कैसे क्लासिफाई किया। नेक्स्ट इसका कंसेप्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ स्टेट्स। अरिस्टोटल ने तकरीबन 150 कॉन्स्टिट्यूशंस को, 150 स्टेट्स के कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया, और फिर उसने देखा कि कहाँ पे किस तरह का सिस्टम है और वहाँ के रूलर जो हैं वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं या अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक उसने उस वक़्त के तमाम कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके 6 टाइप की स्टेट्स बनाई, क्लासीफाई किया स्टेट्स को 6 काइंड्स में। के अटल ने उन 150 कॉन्स्टिट्यूशंस को स्टडी करके स्टेट्स को 6 काइंड में क्लासीफाई किया। अच्छा, अरिस्टोटल के नज़दीक गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन और स्टेट ये एक ही चीज़ है। उसमें हम ये नहीं कहेंगे कि उसने कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया तो ये तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है या स्टेट्स हैं। उसके नज़दीक कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेट और गवर्नमेंट ये तीनों एक ही चीज़ें हैं। तो फिर वो 6 काइंड उसने बताएंगे 2 बेसिस पे क्लासीफाई। उसने 2 बेसिस पे किया। एक तो किया क्वांटिटेटिव बेसिस पे। क्वांटिटेटिव बेसिस का मतलब है कि कितने रूलर जो हैं वो किसी स्टेट को रूल कर रहे हैं, नंबर ऑफ रूलर्स रूलिंग द स्टेट। ठीक है, एक रूल कर रहा है, ये कुछ ज़्यादा लोग कर रहे हैं या फिर बहुत ही ज़्यादा लोग कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे उसने स्टेट्स को कैसे क्लासीफाई किया, उसने किया क्वालिटेटिव बेसिस पे। क्वालिटेटिव बेसिस पे ये कि उस स्टेट का या उस कि वो जो रूलर जो है वो रूल कर रहा है किसी स्टेट को, उसका एंड क्या है, क्या वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए सर्व कर रहा है या फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सर्व कर रहा है। तो इन 2 बेसिस पे उसने स्टेट्स को क्लासीफाई किया। अब हम देख लेते हैं कि अगर 1 रूल करो, ये है जैसे कि अगर एक पर्सन रूल कर रहा है और वो फॉर द कॉमन इंटरेस्ट काम कर रहा है,
एक रूलर फॉर द कॉमन इंटरेस्ट अगर कोई काम कर रहा है तो उस स्टेट में हम क्या कहेंगे, उस स्टेट में है मोनार्की। ठीक है, लेकिन अगर एक ही रूलर लोगों के इंटरेस्ट के लिए नहीं, उनके कलेक्टिव गुड के लिए नहीं, बल्कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, तो वही मोनार्की चेंज हो जाती है टायरनी में। समझ लगी आपको कि अगर तो एक रूलर लोगों के लिए काम कर रहा है, लोगों की सोशल वेलफेयर के लिए या लोगों के इंटरेस्ट के लिए, लोगों के पर्सनल गुड के लिए, कलेक्टिव गुड के लिए काम कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोनार्की कहेंगे। लेकिन अगर वही रूलर लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करने के बजाय अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम करने लग जाता है, वही सेम रूलर, तो वो चेंज हो जाएगा मोनार्की किसमें, टायरनी में। उस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम क्या कहेंगे, टायरनी कहेंगे जब एक रूलर अपने मकसद के लिए रूल कर रहा होता है। अच्छा, इसी तरह से अगर फ्यू लोग रूल कर रहे हैं, अगर उसके पहले तो 1 नंबर था ना, अब अगर फ्यू रूल कर रहे हैं और अगर वही कुछ लोग लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, उनके कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे, अरिस्टोक्रेसी कहेंगे। लेकिन अगर वही कुछ लोग लोगों के कॉमन इंटरेस्ट की बजाय अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे हैं, पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो वही अरिस्टोक्रेसी चेंज हो जाएगी ओलिगार्की में। फिर हम उसको कहेंगे ओलिगार्की। शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था कि एथेंस और स्पार्टा के दरमियान जब फाइट हुई तो एथेंस में डेमोक्रेसी थी और स्पार्टा में ओलिगार्की थी, तो डेमोक्रेसी को डिफीट हो गई थी और ओलिगार्की जीत गई थी। तो तब मैंने आपसे कहा था कि ओलिगार्की का मैं आपको बाद में बताऊंगी स्टेट्स में। तो ओलिगार्की क्या होती है, जब कुछ लोग रूल कर रहे होते हैं और वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहे होते हैं, तो वो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बन जाती है ओलिगार्की। इसी तरह से अगर ज़्यादा लोग रूल कर रहे हैं, मैनी पीपल आर रूलिंग, तो फिर अगर वो लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे पॉलिटी, और अगर वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सर्व कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, डेमोक्रेसी। अच्छा, ये जो पॉलिटी है, ये जो डेमोक्रेसी है, जिस तरह से हम कहते हैं आजकल डेमोक्रेसी है, तो मतलब कि हमारे जो रूलर हैं वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को उसमें शामिल करें, तो डेमोक्रेसी की जो प्योर फॉर्म है वो है पॉलिटी। ये सारी क्या है, ये प्योर फॉर्म है, जो लोगों के इंटरेस्ट के लिए, ये कॉमन इंटरेस्ट के लिए रूलर काम कर रहे हैं, तो ये इन गवर्नमेंट की प्योर फॉर्म है। लेकिन कोई भी प्योर फॉर्म कभी भी एग्जिस्ट नहीं करती, और ये सारी इसकी परवर्टेड फॉर्म्स है। अच्छा, जैसे आजकल जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी क्या है कि जब रूलर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है, लोगों के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं कर रहा होता, तो अगर हम ये देखें तो डेमोक्रेसी की प्योर फॉर्म क्या है, पॉलिटी। पॉलिटी में बहुत ज़्यादा रूल लोग कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा कैसे कि जिस तरह से वोट के ज़रिए हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करते हैं और फिर वो हमारे कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं, तो इसको बोलते हैं पॉलिटी। लेकिन अगर वही रूलर अब लोगों के कॉमन इंटरेस्ट की बजाय अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सर्व करने लग जाएं, तो वही चेंज हो जाएगी किसमें, डेमोक्रेसी में। तो ये सारी क्या है, ये प्योर फॉर्म्स हैं और ये इन्हीं की परवर्टेड फॉर्म्स हैं। तो कभी भी कोई भी प्योर फॉर्म एग्जिस्ट नहीं कर सकती, और कभी भी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है वो हमेशा के लिए सर्व नहीं कर सकती। वो विद द पैसेज ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ वो परवर्टेड हो जाती है और वो दूसरी में चेंज हो जाती है। तो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि एक साइकिल है, ये जो स्टेट्स का साइकिल है कि एक स्टेट दूसरी स्टेट में कैसे चेंज हो जाती है। तो ये हम पढ़ते हैं साइकिल ऑफ स्टेट्स। अब हम देखते हैं साइकिल ऑफ स्टेट्स। स्टेट जब भी मैं कहूँ तो स्टेट से मुराद, जब अरिस्टोटल पढ़ते हुए स्टेट से मुराद कॉन्स्टिट्यूशन भी है, गवर्नमेंट भी है और स्टेट भी है, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है। मतलब अरिस्टोटल ने इन तीनों चीज़ों को एक की वर्ड में कहा हुआ है, स्टेट। तो हमने देखना साइकिल। सबसे पहले वो कहते हैं कि अगर एक ही पर्सन रूल कर रहा होता है ना, और वो आपके मतलब कॉमन इंटरेस्ट के लिए रूल कर रहा होता है, तो वो मोनार्क होता है, तो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है मोनार्की। लेकिन मोनार्की जो है मुसलसल मोनार्की नहीं रहती, विद द पैसेज ऑफ टाइम कुछ अरसे बाद वही जो कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा होता है वो फिर अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सर्व करने लग जाता है। तो मोनार्की किस में चेंज हो जाती है, टायरनी में। टायरनी भी ज़्यादा देर के लिए नहीं रहती, ठीक है। वो एक पर्सन को फिर लोग नहीं इतना बर्दाश्त कर पाते ना कि इस पे आप एक ही पर्सन अपने पर्सन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहा है, लोगों के सर्व नहीं कर रहा, लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम ही नहीं कर रहा, तो फिर वो उसके खिलाफ उठ खड़े होते हैं। तो फिर क्या वो किस में चेंज हो जाती है, अरिस्टोक्रेसी में। अरिस्टोक्रेसी में चंद लोग रूल कर रहे होते हैं, और अगर वो लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को सर्व कर रहे हैं, एक कॉमन इंटरेस्ट के लिए काम कर रहे हैं, तो फिर तब तक तो लोग उन्हें बेयर करते हैं।
उन्हें अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन जब वही चंद लोगों के कॉमन इंटरेस्ट के अलावा अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए सर्व करने लग जाते हैं, या अपना पर्सनल इंटरेस्ट को लोगों के इंटरेस्ट के ऊपर जो है प्रेफर करते हैं, तो फिर दोबारा लोग उनके अगेंस्ट हो जाते हैं, और वही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो चेंज हो जाती है ओलिगार्की में। और जब ओलिगार्की फिर कुछ टाइम के लिए स्टे करेगी, और वो फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो जाएगी पॉलिटी में, और फिर पॉलिटी भी इसी तरह से कुछ टाइम के लिए स्टे करेगी। फिर लोग जब उनके अगेंस्ट हो जाएंगे तो वो चेंज होकर डेमोक्रेसी में चेंज हो जाएगी। अच्छा, अब ये जो है ये मुसलसल चेंज हो रही है। कुछ अर्सा के लिए ये रहेगी, फिर टायरनी आ जाएगी, टायरनी के बाद अरिस्टोक्रेसी के बाद ओलिगार्की, फिर पॉलिटी, फिर डेमोक्रेसी, फिर मोनार्की। इसी तरह से ये सर्कल चलता रहेगा। अब जब ये मोनार्की से टायरनी में और टायरनी से इधर ये चेंज होने लगेगी, तो ये नॉर्मल तरीके से चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ रहे हैं रेवोल्यूशन। ये कितने मिनट से 2। अब ये मोनार्की से टायरनी और टायरनी से अरिस्टोक्रेसी और फिर ओलिगार्की में जो शिफ्ट हो रहे हैं, ये कोई नॉर्मल तरीके से नहीं हो रहे कि मोनार्की के बाद आराम से टायरनी आ जानी है। नो, ये यहाँ से शिफ्ट होने में हमेशा क्या आएगा, रेवोल्यूशन आएगा। फिर जब टायरनी से अरिस्टोक्रेसी में, तो यहाँ भी क्या आएगा, रेवोल्यूशन। ये इधर भी चेंज होगी तो रेवोल्यूशन के जरिए आएगी। फिर ये जब चेंज होगी तो यहाँ भी क्या आएगा, रेवोल्यूशन आएगा। तो रेवोल्यूशन के जरिए ये पूरा सर्कल चलता रहता है, और ये फिर स्टार्ट से शुरू हो जाएगा अरिस्टोटल के अकॉर्डिंगली। अच्छा, अब जो रेवोल्यूशन आएंगे उनकी भी कॉजेज होंगी ना, कोई ना। अब जो रेवोल्यूशन आएंगे उनकी भी तो कोई कॉजेज होंगी ना। तो उसने 2 तरह की कॉजेज बनाई हैं। अरिस्टोटल ने 2 तरह की कॉजेज बताई हैं कि जिनकी वजह से रेवोल्यूशन आ सकता है। एक है जनरल कॉजेज, एक है पर्टिकुलर कॉजेज। जनरल कॉजेज वो होंगी जो हर स्टेट में सेम होंगी। जनरल है ना वो, मतलब चाहे वो मोनार्की है, चाहे टायरनी है, चाहे अरिस्टोक्रेसी है, चाहे ओलिगार्की, उनमें वो सेम होगी। हर तरह की स्टेट में वो कॉजेज सेम होगी। लेकिन कुछ होती हैं पर्टिकुलर कॉजेज, वो हर स्टेट में, अगर मोनार्की है तो वो पर्टिकुलर कॉजेज इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए डिफरेंट होंगी, और वो इस पर्टिकुलर स्टेट के लिए डिफरेंट होंगी, इसके लिए डिफरेंट होंगी। लेकिन वो उसके उन्हीं के जरिए क्या आएगा, रेवोल्यूशन आएगा, और वो नेक्स्ट में चेंज हो जाएगी। तो ये था हमारा साइकिल ऑफ स्टेट्स अरिस्टोटल का। तो अरिस्टोटल के जो मेन पॉइंट्स थे वो हमने डिस्कस कर लिए हैं, उसकी थ्योरी के जो मेन पॉइंट्स थे। और आपका जो एमसीक्यूज पेपर है वो भी इन्हीं कॉन्सेप्ट में से होगा कि इसका जो साइकिल ऑफ स्टेट क्या है, और जैसे कि मोनार्की या टायरनी या जिस तरह मैंने फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स बताई हैं, ये आपने देख लेनी है। बाकी सीएसएस और पीएमएस के लिए तो ये ओवरऑल मैंने एक कंसेप्ट दे दिया है उसका, अरिस्टोटल की फिलॉसफी का। तो बाकी डिटेल आपने पढ़ लेनी है। वेस्टर्न फिलोसफर के लिए मैंने आप लोगों को बुक बताई थी जुड हार्मन की। तो जुड हार्मन से आप ये दोनों फिलोसफर जो हैं अब डिटेल से पढ़ लीजिएगा, कंसेप्ट मैंने आपको दे दिया है। तो चलें फिर नेक्स्ट लेक्चर फिर इंशाल्लाह दोबारा मैं आपसे शेयर करूँगी। तब के लिए गुड बाय।